गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के री एग्जाम के लिए जीके जीएस में आज से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और याद करके रखिएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सिंधु घाटी का क्षेत्रफल। तो सिंधु घाटी का क्षेत्रफल था दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का किस दिशा में विस्तार कितना था। तो जैसे ये दिशा हो गई दोस्तों, ऊपर की तरफ हो गया दोस्तों उत्तर, नीचे की तरफ हो गया दोस्तों दक्षिण, और दाहिने हाथ पर होता है दोस्तों पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ होता है दोस्तों पश्चिम दिशा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का चारों दिशाओं में विस्तार कहां तक था। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों उत्तर की साइड में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था मांडा, एक स्थान है दोस्तों जो कि है जम्मू और कश्मीर में। और दक्षिण दिशा में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था दायमाबाद, जो कि है दोस्तों महाराष्ट्र में। और पूरब दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है दोस्तों आलमगीरपुर तक, जो कि है उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में यह है दोस्तों मेरठ में। और ये बसा है दोस्तों हिंडन नदी के किनारे, जो कि यमुना की दोस्तों सहायक नदी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये यूपी स्पेशल में भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व दिशा में विस्तार कहाँ तक है। तो वो है दोस्तों आलमगीरपुर तक, जो कि है अपने उत्तर प्रदेश में। और ये वर्तमान में आता है दोस्तों मेरठ में। और ये आलमगीरपुर बसा है दोस्तों हिंडन नदी के किनारे, और ये हिंडन नदी है दोस्तों यमुना की सहायक नदी। इसके बाद देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ दोस्तों पश्चिम दिशा में, वो हुआ था दोस्तों सूतका गेंडोर तक। और सूतका गेंडोर है दोस्तों बलूचिस्तान में, जो कि वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में आता है। तो इतना चीज आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल, जहां से दोस्तों चाहे कोई सा भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी दोस्तों 1921 में। और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। और हड़प्पा स्थल बसा हुआ था दोस्तों रावी नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। और हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बाद देखिए हड़प्पा स्थल से क्या क्या चीजें मिली, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा से आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ से मिला अन्नागार, बैलगाड़ी, स्वास्तिक का चिन्ह, और मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की मूर्ति। तो इतना आपको दोस्तों हड़प्पा से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो स्थल की खोज हुई दोस्तों 1922 में लरकना सिंध पाकिस्तान से। और यह स्थल बसा है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो स्थल के खोजकर्ता थे RD बनर्जी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है दोस्तों मृतकों का टीला। और अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि मोहनजोदड़ो स्थल से क्या क्या चीजें मिली। तो यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से मिला दोस्तों बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, और कांस की नर्तकी की मूर्ति, और पशुपति की मुहर। इतना चीज दोस्तों आप लोग मोहनजोदड़ो में ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये है दोस्तों चन्हुदड़ो। और
चन्हुदड़ो स्थल की खोज हुई 1931 में, और ये भी बसा है दोस्तों नवाब साहब सिंध पाकिस्तान में, और ये स्थल भी बसा है सिंधु नदी के किनारे। और चन्हुदड़ो स्थल की खोज किए थे ND मजूमदार। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि चन्हुदड़ो स्थल से क्या क्या मिला। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मेनके बनाने का कारखाना और चूड़ियाँ बनाने का कारखाना, ये दोनों कारखाने मिले दोस्तों चन्हुदड़ो स्थल से। इसके बाद आगे देखिए, चौथा स्थल देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, और वो है लोथल। और लोथल में आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोथल स्थल मिला भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात से, और लोथल स्थल की खोज किए थे दोस्तों R राव जी। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोथल से मिला दोस्तों बंदरगाह, पोतगाह, अग्निवेदियाँ, शतरंज और चावल की भूसी। और इसके बाद पांचवा स्थल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये है दोस्तों कलिबंगन। और कलिबंगन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी खोज हुई दोस्तों राजस्थान से घाघरा नदी के किनारे। और कलिबंगन स्थल की खोज किए थे अमलानंद घोष जी। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि कलिबंगन स्थल में क्या क्या मिला। तो यहाँ पर भी मिली दोस्तों अग्निवेदियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी के हल, कच्चे ईंट और लकड़ी की निकासी प्रबंधन। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि कलिबंगन स्थल ये स्थित है राजस्थान में घाघरा नदी के किनारे, और इसके खोज करता है अमलानंद घोष। और यहाँ पर मिला दोस्तों अग्निवेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी के हल, अर्थात दोस्तों खेतों की जुताई के साक्ष्य मिले सबसे पहले कलिबंगन स्थल में। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि पूछे खेतों की जुताई के साक्ष्य किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में प्राप्त हुए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा कलिबंगन। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद लास्ट में आप लोग देखिएगा छठा सिंधु घाटी का जो महत्वपूर्ण स्थल है, और इसका नाम है दोस्तों धौलावीरा। और धौलावीरा स्थल बसा है दोस्तों लूनी नदी के किनारे कच्छ गुजरात में। और धौलावीरा की खोज किए थे दोस्तों JP जोशी। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि धौलावीरा में क्या क्या मिला। तो धौलावीरा में मिला दोस्तों स्टेडियम और लकड़ी का बोर्ड मिला, या जिसे साइन बोर्ड भी कहा जाता है, जिस पर 10 अक्षर लिखे हुए थे दोस्तों। और ये जो धौलावीरा स्थल है दोस्तों ये सिंधु घाटी में खोजा गया सबसे लेटेस्ट स्थल है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों था मात्र सत्तात्मक सत्ता, और सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मनोरंजन के संसाधन भी थे, और सती प्रथा भी थी दोस्तों, और दास प्रथा भी थी। और इसके बाद देखिए आर्थिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन था दोस्तों मिश्रित, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कृषि भी था, व्यापार भी था और पशुपालन भी था। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दोस्तों जो धार्मिक जीवन था उसमें मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। और सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो दोस्तों प्राकृतिक पूजा में विश्वास रखते थे, और इसमें मूर्ति पूजा भी थी दोस्तों, जिसमें जो देवी जी की मूर्तियां होती थी उन्हीं की सिर्फ पूजा की जाती थी। और इसमें दोस्तों शिव जी की पूजा होती थी, सांप की भी पूजा होती थी, आग की पूजा होती थी, और पानी की भी पूजा होती थी। और पशुओं में दोस्तों कुबड़े बैल की भी पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता में पक्षियों की भी पूजा होती थी, और पौधों में दोस्तों पीपल के पौधे या पेड़ की पूजा होती थी, नीम के पेड़ की पूजा होती थी, और बबूल के पेड़ की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसके बाद देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या
डिक्लाइन कैसे हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था दोस्तों प्राकृतिक असंतुलन के कारण। इतना चीज आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जहां से आपको बस कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं जिससे आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि वेदों की संख्या है दोस्तों 4, ब्राह्मणों की संख्या है 8, अर्यंक है दोस्तों 6 और उपनिषद हैं कुल 108। और वेदों को लिखा है दोस्तों महर्षि वेदव्यास ने। और वेदों का क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा रसिया, अर्थात दोस्तों सबसे बड़ा या सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद है दोस्तों सामवेद, फिर है यजुर्वेद और ऐसे है दोस्तों लास्ट में अथर्ववेद। तो रसिया आप लोग ध्यान रखिएगा वेदों के क्रम में। अर्थात वेद होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, और यस से हो गया दोस्तों सामवेद, वाई से हो गया यजुर्वेद और ए से हो गया अथर्ववेद। और वेदों की रचना किए हैं महर्षि वेदव्यास जी। इसके बाद आप लोग देखिए ऋग्वेद, और ऋग्वेद में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद संबंधित है अग्नि से, और ऋग्वेद को दोस्तों सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद माना जाता है। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में कुल 1028 श्लोक हैं और 10 मंडल हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों सामवेद, और सामवेद में आप लोग ध्यान रखना कि सामवेद संबंधित है सूर्य भगवान से। और फिर तीसरे पर आप लोग ध्यान रखिएगा यजुर्वेद, और यजुर्वेद संबंधित है दोस्तों वायुदेव से। और फिर लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा चौथे नंबर पर आता है दोस्तों अथर्ववेद, और अथर्ववेद में दिया गया है दोस्तों जादू और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां। तो इतना चीज दोस्तों आप लोग वेदों से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के कुछ प्रमुख अंतर, और इसमें सबसे पहले देखिए सामाजिक स्तर, अर्थात वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्तर क्या था। तो सामाजिक स्तर में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल में था दोस्तों पितृसत्तात्मक सत्ता, और वैदिक काल में दोस्तों महिलाओं का सम्मान होता था, और महिलाओं को कुछ अधिकार भी मिले हैं दोस्तों वैदिक काल में, जैसे शिक्षा का अधिकार, धार्मिक अधिकार और राजनैतिक अधिकार। और वैदिक काल में दोस्तों सती प्रथा नहीं थी। और वैदिक काल में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल में सती प्रथा तो नहीं थी, लेकिन विधवा विवाह था दोस्तों और बाल विवाह भी था। और इसके बाद आप लोग दोस्तों उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्तर में ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल के सामाजिक स्तर और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्तर सब सेम है। बस दोस्तों वैदिक काल में महिलाओं को राजनैतिक अधिकार मिला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को दोस्तों राजनैतिक अधिकार नहीं दिया गया। और उत्तर वैदिक काल में आ गया दोस्तों आश्रम पद्धति, जिसमें दोस्तों जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया। और वो चरण है दोस्तों, सबसे पहले आता है 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद दोस्तों आता है गृहस्थ, फिर आता था वानप्रस्थ, और लास्ट में चौथा चरण था दोस्तों जीवन का उत्तर वैदिक काल में संन्यास। सामाजिक स्तर के बाद देखिए दोस्तों वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्तर पर अंतर। तो वैदिक काल में दोस्तों था पशुपालन और कृषि, और वैदिक काल में दोस्तों गाय को मारना अघन्य माना जाता था। और वैदिक काल में जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें रहती थी उन्हें कहा जाता था दोस्तों गोपति, और उन्हें कहा जाता था गांव का मुखिया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल में पशुपालन और कृषि दोनों था, और यहाँ पर गाय को मारना अघन्य माना जाता था, अर्थात बहुत बड़ा पाप माना जाता था। और वैदिक काल में जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें रहती थी उन्हें कहा जाता था गोपति या गांव का मुखिया। और इसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में भी था दोस्तों कृषि और पशुपालन, और यहाँ पर दोस्तों आए गोपति के स्थान पर भूपति, जिन्हें कहा जाता था दोस्तों भागदुग। और ये भागदुग या जो भूपति थे दोस्तों ये
कर लेने वाले व्यक्ति होते थे गांव के, जिन्हें गांव का सरपंच या मुखिया कहा जाता था। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भूपति या भागदुग होते थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, वो कर लेते थे गांव वाले से, लेकिन यहाँ पर जो कर देने की परंपरा थी दोस्तों वो अपने स्वेच्छा के अनुसार थी, अर्थात यहाँ पर कर देना अनिवार्य नहीं था। जिसका मन हुआ दोस्तों वो कर देता था, जिसका मन हुआ वो कर नहीं देता था। इसके बाद देखिए दोस्तों धार्मिक स्तर पर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर। तो यहाँ पर वैदिक काल में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मुख्य रूप से 3 देवता की पूजा होती थी, जिनमें पहले हैं दोस्तों इंद्र भगवान, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। और इंद्र भगवान से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंद्र भगवान जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, इन्हें दोस्तों आर्यों का मेन भगवान माना जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद पूजा होती थी दोस्तों वैदिक काल में अग्निदेव की, और फिर तीसरे थे दोस्तों वरुण देव। और वरुण देव को दोस्तों कहा जाता है पानी और नैतिकता का भगवान। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी में आप लोग उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में थे दोस्तों प्रजापति, विष्णु और महेश, और इन्हीं तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है दोस्तों त्रिदेव। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मा विष्णु ये महेश या प्रजापति विष्णु महेश, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद देखिए दोस्तों आर्यों का घर, अर्थात आर्य भारत में आए कहाँ से थे। इस संदर्भ में दोस्तों बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी राय दी, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। ये कहा था दोस्तों मैक्स मूलर ने। और इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है कि आर्य भारत में आए तिब्बत से। ये कहा गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और इसके बाद तीसरा और लास्ट आपको ध्यान रखना है कि आर्य भारत में आए थे आर्कटिक से, और ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक से। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।